हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा एनएमएमएस जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देखते हैं 126वां। गैडवाल वंश यानी राजपूत काल 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो गैडवाल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी यानी तराइन के युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में और एक चंद्रावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो चंद्रावर का युद्ध 1194 में हुआ, आपने नोट कर लिया। तो वो गैडवाल वंश का अंतिम शासक था जिसे चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, जयचंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश, ये भी राजपूत काल से ही है। एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दूंगा, वो राजपूत काल से संबंधित है, वो आप देख लेना। 127वां क्वेश्चन है, चौहान यानी चाहमान वंश यानी राजपूत काल के शासकों ने अजमेर के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 कन्नौज, पानीपत और उज्जैन। तो चाहमान वंश के शासकों ने अजमेर के बाद अपनी कैपिटल किसको बनाया? दिल्ली को बनाया। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। 128वां क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एनलार्ज करूंगा इसको। ठीक है, थोड़ा और, चलिए अब देखते हैं 128वां क्वेश्चन। 128वां क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी राजपूत काल से ही है कि पाल वंश के किस शासक द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 गोपाल, दूसरा महिपाल, तीसरा रामपाल, चौथा धर्मपाल। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 129वां। राजपूत काल, देखो सारे क्वेश्चन अभी शुरू के सब राजपूत काल के ही हैं, एक वीडियो जरूर मैं लिंक करूंगा। तो राजपूत काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? राजपूत काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन 1 बाल विवाह, ऑप्शन 2 विधवा विवाह, ऑप्शन 3 सती प्रथा और इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी यानी विधवा विवाह नहीं थी, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। बाकी प्रथा प्रचलित थी, सती भी और बाल विवाह भी। ठीक, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मंदिर है लिंगराज मंदिर किस प्रांत में है, किस स्टेट में है? तो लिंगराज का जो मंदिर है वो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, उड़ीसा। श्री जगन्नाथ पुरी का भी मंदिर वहां पर है, उड़ीसा में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लेते हैं हम 131वां। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला नरसिम्हा प्रथम था, और ये लेकिन नरसिम्हा जो प्रथम थे वो किस वंश के शासक थे? ऑप्शन 1 गंग वंश, पाल वंश, परमार वंश और चौथा ऑप्शन है प्रतिहार वंश। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये जो थे नरसिम्हा प्रथम, वो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, गंग वंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में तथा उनकी रचनाकारों का कौन सा जोड़ा सही है? बाल रामायण किसने लिखी? नोट कर लो, ये सही है। कौन सा जोड़ा सही है? बाल रामायण राजशेखर, ये भी सही है। किराता अर्जुनियम ये जो है भारवी ने लिखी, ये भी सही है। शिशुपाल वध ये नाटक है, ये मांग ने लिखा, ये भी सही है। तो इसका मतलब सभी सही हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लो आप जल्दी से, वीडियो को पॉज भी कर लेना, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी धीरे धीरे। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें जोड़ा बताना है कौन सा गलत है। राजतरंगी कल्याण ये तो सही है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी, ये भी सही है। पृथ्वीराज आसु जयचंद ने, ये गलत है। तो ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन 3
पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रवरदाई ने, ठीक है। बाकी आप नोट कर लो, राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेखक वाला जरूर मिलेगा। ये देखो, फिर ये दक्षिण में थे चोल वंश। चोलों की जो शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा जोड़ा सही है? उनका जो साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य राष्ट्रम कहलाता था, ठीक है। और दूसरा प्रांत को वो मंडलम कहते थे, यानी ये दोनों ही सही हैं। चोलों के, जब चोल दक्षिण में शासन करते थे, और वो जनपद को नाडु कहते हैं, आपने देखा होगा नीचे तमिलनाडु, ठीक है, तो उसी शब्द से लिया गया। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 135वां देखते हैं जल्दी से, कि अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर विदेश में है, तो विदेश में है तो अब इंडिया में तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत ही है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है उसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों के रूप में अंकित हैं, और यह विश्व धरोहर के रूप में यह मंदिर किस देश में है? ठीक है, विश्व धरोहर है ये, तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, कंबोडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। कौन सा ब्रिटिश राजदूत मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? कौन सा ब्रिटिश राजदूत था जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? तो 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस, और 1615 में आया था सर टॉमस रो। तो कौन सा ब्रिटिश राजदूत मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? तो टॉमस हॉकिंस भी आए थे और सर टॉमस रो भी आए थे। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। 1608 में आए हॉकिंस, 1615 में आए सर टॉमस रो। नोट कर लिया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 137वां। नूरजहां जिसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, तो ये नोट करो कि नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। उसका विवाह किस मुगल शासक से हुआ था? तो नूरजहां का नाम, बचपन का नाम मेहरुन्निसा था और उसका विवाह मुगल शासक से हुआ था, तो वो कौन सा था? जहांगीर। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ें, 138वां क्वेश्चन। किसके सहयोग से उपनिषद तथा भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया गया? दोबारा सुनिए, किसके सहयोग से उपनिषद तथा भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया गया? ऑप्शन 1 दारा शिकोह शाहजहां, ऑप्शन 3 नूरजहां और ऑप्शन 4 अकबर। तो वो दारा शिकोह जो कि फारसी का और संस्कृत का विद्वान था, तो उसने उपनिषद भगवत गीता का अनुवाद किया। अगला 139वां क्वेश्चन। पियत्रा दूरा नामक नक्काशी है, जो पच्चीकारी है, ये किस काल की बिल्डिंग में देखने को मिलती है? पियत्रा और दूरा। तो ये जो नक्काशी है ताजमहल में भी है, ताजमहल में पच्चीकारी हुई है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो वो किस काल के हैं? वो हैं मुगल काल के। तो पियत्रा दूरा नामक नक्काशी मुगल काल की इमारतों में देखने को मिलती है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट 140वां क्वेश्चन। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन 2 है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 3 हरगोविंद सिंह, ऑप्शन 4 है गुरु रामदास। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, गुरु हरगोविंद सिंह। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 141 में उत्तर प्रदेश यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? इसमें ऑप्शन 1 बहराइच, ऑप्शन 2 गोरखपुर, ऑप्शन 3 मथुरा और ऑप्शन 4 है कानपुर नगर। तो इसका जो सही जवाब है वो गोरखपुर, ऑप्शन 2 सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित नेशनल गार्डन उद्यान है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल उद्यान है? ये जो काजीरंगा है ये तो असम में है, ये तो असम में है। अब पूछा है उत्तर प्रदेश का, है ना।
ये गिरी गुजरात में है। ठीक, दुधवा है इसका सही उत्तर। प्रश्न ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला है बुंदेलखंड के पठारी भाग। बुंदेलखंड का जो भाग है वो पठारी भाग है, वो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नहीं आता, यानी बुंदेलखंड के पठारी भाग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नहीं आता। ठीक है, तो सोनभद्र आते हैं बुंदेलखंड में, हमीरपुर आता है, चंदौली आता है, लेकिन बाराबंकी नहीं आता, ये लखनऊ से सटा हुआ जनपद है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ें, जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या जो मंडल है उसमें कौन सा जनपद आता है अयोध्या मंडल में। तो अयोध्या मंडल में बहराइच भी आता है, गोंडा भी आता है और सुल्तानपुर भी आता है। जब आप अयोध्या जाएंगे तो आसपास सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच की दूरी बिल्कुल, ये सब पड़ोसी हैं। लेकिन मेरठ जो है ये एनसीआर है, ये दिल्ली के आसपास का है, ये पश्चिमी यूपी में आता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये था कि अयोध्या मंडल में कौन सा जनपद नहीं आता है, नहीं होता, आता है नहीं, वो तीनों आते हैं, मेरठ नहीं आता। अगला है, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये जो है अयोध्या, ये उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है। ऑप्शन 1 है मेरठ, ऑप्शन 2 है लखनऊ, और ऑप्शन 3 है देवी पाटन, और ऑप्शन 4 है अयोध्या। ठीक, तो एक मिनट, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अयोध्या मंडल में कौन सा जनपद आता है। ठीक, तो कौन सा जनपद आता है, तो आप पहले तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो, जो अयोध्या मंडल में कौन सा जनपद आता है तो सुल्तानपुर आता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। राइट, पहले तो ये करेक्शन करो, अयोध्या मंडल में कौन सा जनपद आता है, सुल्तानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है। अब आया गोंडा, तो गोंडा आता है ये देवी पाटन। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 146वां क्वेश्चन लेते हैं कि संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला जो नगर है बरखोयास्क, ये 8th क्लास की ज्योग्राफी से है, वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 1 है साइबेरिया, ऑप्शन 2 ब्राजील, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 कनाडा। तो संसार का जो शीत ध्रुव कहलाने वाला जो नगर है एक बरखोयास्क, से कहाँ पड़ता है, वो साइबेरिया में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की बर्फीली हवाओं को ब्लिजर्ड कहते हैं। कहाँ पर जो हवा चलती है बर्फीली उनको ब्लिजर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन 1 टुंडा प्रदेश, सवाना प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये सब ज्योग्राफी है 8th क्लास की। तो बर्फीली 8th क्लास में 7th में है ये टुंडा प्रदेश। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ब्लिजर्ड जो कहते हैं बर्फीली हवाओं को, वो टुंडा प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। सही जोड़ा है, सही जोड़ा क्या है, सही जोड़ा बताइए। ग्रीनलैंड एस्किमो, ग्रीनलैंड जो है एस्किमो, फिनलैंड के लैप, और साइबेरिया के याकूत, ये सब जनजातियां हैं। ग्रीनलैंड को हम एस्किमो कहते हैं, ये सही है, नोट कर लो। फिनलैंड की जो है कहलाती है लैप, ये भी जनजाति सही है। साइबेरिया की याकूत, यानी इनमें से सभी सही हैं। तो आप नोट कर लो, नोट्स बना लो, इनमें से पूछ लिया जाएगा याकूत कहाँ की है तो साइबेरिया बोलना, एस्किमो कहाँ की, ग्रीनलैंड, टुंडा प्रदेश, फिनलैंड की लैप है। ठीक है, नोट कर लिया। अब अगला आ गया टुंडा प्रदेश, जो ठंडा प्रदेश है, वहाँ के निवासियों द्वारा हड्डी पर खाल मढ़कर एक नाव बनाई जाती है, उस नाव को क्या कहते हैं। उस नाव को हार्पून कहते हैं। तो ऑप्शन 2 है कयाक कहते हैं। इग्लू तो बर्फ का घर होता है, तो ये तो होगा नहीं। स्लेज एक गाड़ी होती है जिसको खींचा जाता है ना, तो इसको हड्डी पर नाव की पूछ रहे हैं, तो नाव होती है कयाक। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। हार्पून एक प्रकार का एक हथियार है उनका। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़े, 150वां क्वेश्चन लेते हैं, कनाडा के जो कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। यानी कनाडा एक देश है, तो कनाडा में जो वन पाए जाते हैं कोणधारी,
उनमें लकड़ी काटने का बिजनेस करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लंबरजैक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लंबरजैक। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सत्य कथन है। इसमें से कौन सा सत्य कथन है? इसमें से सत्य कथन बताना है आपको कि बुश बुश जो है बेल्ट सवाना प्रदेश की एक घास है। दूसरा ऑप्शन है उष्ण मरुस्थली में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता। तो उष्ण मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता, होता है, तो ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन है टैगा एवं टुंडा प्रदेश में बहुत गर्मी पड़ती है, ये भी गलत है। टुंडा और टैडा प्रदेश में दोनों में बहुत सर्दी पड़ती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसका चौथा, सवाना प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन में सदाबहार बन जाते हैं, ये भी गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही कथन ये है, पहला वाला, कि बुश वेल्ड सवाना प्रदेश की एक घास है। ये ऑप्शन सही है पहला। बुश क्या है? एक प्रकार की घास है। आगे बढ़े, 152वां क्वेश्चन लेते हैं। 152वां क्वेश्चन क्या है कि सील और वालरस ये एक जीव हैं। एक जीव हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टुंडा प्रदेश में। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हुआ। अगला है आर्कटो विलो क्या है? आर्कटिक बिलो क्या है? तो आर्कटिक बिलो एक झाड़ी है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 154वां क्वेश्चन, भारत देश के संविधान में दी गई कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 23 भाषाएं, 22 भाषाएं, ऑप्शन 3 24 भाषाएं और ऑप्शन 4 21 भाषाएं। तो भारत के संविधान में जो कुल भाषाओं की संख्या है वो 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 155वां क्वेश्चन लेंगे। 155वां क्वेश्चन है कि पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्योहार है फेस्टिवल पोंगल, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल का त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक, पंजाब में त्योहार आपको बैसाखी है, लोहड़ी है, ये आपने 6 में पढ़े होंगे। केरल में एक ओणम त्योहार है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1 1973 में, ऑप्शन 2 1974 में, ऑप्शन 3 है 1975 में, ऑप्शन 4 है 1976 में। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो 1973 में हुई। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला है भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना शुरू की गई। भारत सरकार के द्वारा मनरेगा योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार के द्वारा मनरेगा योजना 2005 में शुरू की गई, 2004 में शुरू की गई, 2001 में शुरू की गई या 2006 में शुरू की गई? तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, मनरेगा योजना 2006 में शुरू की गई। अगला है क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्षेत्र पंचायत का सदस्य मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? क्षेत्र पंचायत का सदस्य यानी बीडीसी मेंबर, ठीक है, उसके लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? जैसे जिला है, जैसे बरेली है, नगर निगम है, ठीक है, तो और भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में मंडल तो 18 हैं, मंडल नोट कर लो 18 हैं, लेकिन नगर निगम की संख्या 17 है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा योजना में जो रोजगार की गारंटी दी गई है वो कितने दिन की दी गई है? तो वो आप जानते होंगे 100 दिन की दी गई है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट्स में आप लिख के बताइए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा से शेयर करिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।